Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 1, यानी उसका आधा पार्ट रह गया है, वो दूसरा पार्ट है। उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन तक हमारे उसमें हल हो चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चन इसमें हैं, तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दालों में पाया जाने वाला रोधक है। दालों में पाया जाने वाला रोधक है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पहले, तो ये अब फिर से देख लेते हैं। इसमें ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, या बायोटिन है, आवोटिन है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यानी 32वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अंकुरण के समय कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? जब अंकुरण होता है तब कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाता है? तो पेपिन, ब्रोमोलिन, रेनिन, ये तो दूध में पाया जाता है। एमाइलेज, जब अंकुरण होता है, अंकुरण के समय हमारा कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाता है? तो वो हो जाता है एमाइलेज। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, यानी गंधक मतलब सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है? तो मेथियोनाइन, सिस्टीन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन। कौन सा गंधक युक्त अमीनो अम्ल है? तो गंधक युक्त अमीनो अम्ल है हमारा ए इज द राइट आंसर, मेथियोनाइन। मेथियोनाइन हमारा क्या है? गंधक युक्त अमीनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन है। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन एवं प्रकुंचन दाव है, तब क्या कहलाएगा? व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कब कहलाएगा? यानी 120 से 90 mmHg, 110 से 80 mmHg, 140 से 100 mmHg, ये तो बहुत अधिक हो जाएगा। 120 से 80 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। 120 से 80 mmHg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। निम्नलिखित में से एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। VLDL, HDL, LDL या ट्राइग्लिसराइड। तो बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा माना जाता है? ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल हैं। और जो HDL है ये हमारा क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो इसमें जो हमें बुरा पूछा है, तो बुरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होगा? तो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा LDL। सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एला कार्टा भोजन तालिका का अर्थ है। एला कार्टा अल आकार्ट भोजन तालिका का अर्थ है क्षुधावर्धक भोजन परोसना, दोपहर का पैक भोजन, एकल भोजन, भोजन तालिका में से चुनाव। यानी हमें भोजन तालिका में से चुनाव करना है, हमें ये चीज़ लेनी है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एलागार्टा भोजन तालिका कहलाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का क्वेश्चन है। सूती कपड़े को किस विधि द्वारा सिकुड़न से बचाया जा सकता है? यानी सूती कपड़े को किस विधि द्वारा सिकुड़न से बचाया जा सकता है? मर्सराइजिंग विधि, सैनिटाइजिंग विधि, कैलेंडरिंग विधि या फेल्टिंग विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो हो जाएगा मॉइस्चराइजिंग विधि, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रंजक हैं। प्राकृतिक रंजक कौन से हैं? प्राकृतिक रंजक कौन से हैं? तो अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के, मॉर्डेंट से पक्के होते हैं, जो कि पर्यावरण मित्र हैं, कम महंगे, बहुतायत में उपलब्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित प्राकृतिक रंजक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन देखते हैं। तो साधारण शुष्क धुलाई किन्हें दी जाती है? साधारण शुष्क धुलाई होती है वो किस प्रकार के वस्त्रों में अच्छी होती है, किसे हम दे सकते हैं? तो रेशम एवं ऊन को, सिंथेटिक एवं मिश्रित कपड़े, पुनः निर्मित सेलुलोजिक तंतु, प्राकृतिक लघु तंतु, किसे हम दे सकते हैं? तो हम दे सकते हैं रेशम और ऊन पर हम शुष्क धुलाई करते हैं। यही दो हमारे रेशा शुष्क धुलाई के लिए अच्छे माने जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सेशन हमारे LTGIC और नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई यानी उठाए भी गए हैं हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, ऑनलाइन ई मार्केटिंग किस प्रकार की जाती है? ऑनलाइन ई मार्केटिंग किस प्रकार की जाती है? तो आप सभी को मालूम होगा, टीवी के माध्यम से, केवल उपभोक्ता के लिए, व्यवसाय से नहीं, व्यवसाय ये क्या मतलब? व्यवसाय से व्यवसाय नहीं, इंटरनेट वेबसाइट द्वारा जो ऑनलाइन ई मार्केटिंग की जाती है वो इंटरनेट वेबसाइट द्वारा की जाती है। डी इज द राइट आंसर। डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41, मानव पूंजी में विनिवेश निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है? मानव पूंजी में विनिवेश निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। यानी इसमें पूछा है ऐसा कौन सा कार्य है उसमें हमें निवेश नहीं करना पड़ता है और सभी में करना पड़ता है, यानी पैसा खर्च हमें कहाँ करना पड़ता है, इसका साधारण रूप से समझेंगे तो, और कहाँ नहीं करना पड़ेगा हमें। तो इसका जो आंसर देखेंगे, बच्चे को कील ठोकना सिखाना, पौष्टिक आहार क्रय करना एवं परोसना। इसमें तो क्रय करना ही होगा, इसे हमें पैसा देना ही होगा, तभी हम पौष्टिक आहार ले सकते हैं और उसे परोस सकते हैं। महाविद्यालय शिक्षा पर खर्च करना, महाविद्यालय में जाएंगे तो हमें खर्च करना ही होगा, गैर खर्च के महाविद्यालय जाना नहीं होगा। तो अगला है टाइपराइटर खरीदना। टाइपराइटर खरीदेंगे फिर भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तभी टाइपराइटर खरीद सकते हैं। तो इसमें जो बगैर पैसा के कार्य हो रहा है वो हो रहा है बच्चे को कील ठोकना सिखाना। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है हमारा। तो ए इज द राइट आंसर, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉरी ओफो कहाँ गया? कितना बढ़ गया भाई। ये रहा, यहाँ पर थे, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन कह रहा है, यदि सर्व संपत्ति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि की प्राप्ति होती है। यानी सर्व संपत्ति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि की प्राप्ति होती है, निश्चितता की, संचार की, निरस्त करने योग्य जोखिम की। तो ये दोनों तो नेगेटिव है, दोनों
काट देते हैं, ये भी हमें नेगेटिव। संचार, इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। संचार की प्राप्ति होती है यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोर्ट के संचार की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 43। एक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि स्फुरण की संख्या है। एक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि स्फुरण की संख्या है, तो कितनी है स्फुरण की संख्या? तो इसकी जो व्यक्ति के जीवन में वृद्धि स्फुरण की संख्या है वो यानी 1 है, 3 है, 2 है या 5 है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर यानी 3 है। एक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि स्फुरण की संख्या 3 यानी 3 है। अगला क्वेश्चन 44। अलगाव भय की चरम सीमा की आय है। अलगाव यानी भय की चरम सीमा की आय कितनी है? अलगाव भय की चरम सीमा की आय कितनी है? तो वो कितनी है? 7 से 12 वर्ष या 15 से 18 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। तो इसकी जो आय है वो है 15 से 18 वर्ष। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यानी 45। एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेंद्रित प्रकाश प्रवेश किया गया हो। एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेंद्रित प्रकाश प्रवेश किया गया हो वो क्या है? फिल्म स्ट्रीम है, ट्रांसलाइट है या मोशन पिक्चर है, फिल्म स्लाइड है। तो ये क्या है? जिसमें पारदर्शी संकेंद्रित प्रकाश प्रवेश किया गया हो वो क्या है? वो है ट्रांसलाइड, यानी प्रवेश पार जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलाइड। बी इज द राइट आंसर। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46। संचारक अपने श्रोता को ग्रहण करने, समझने एवं स्वीकार करने हेतु जो सूचना देता है उसे कहते हैं। संचारक अपने श्रोता को ग्रहण करने, समझने एवं स्वीकार करने हेतु जो सूचना देता है उसे कहते हैं विचार, संदेश, व्यवहार, क्रियान्वयन। तो इसको हम कहते हैं संदेश। वी इज द राइट आंसर। मैसेज कहते हैं संचारक अपने श्रोता को ग्रहण करने, समझने एवं स्वीकार करने हेतु जो सूचना देना चाहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है 47। वी सेट है। वी सेट हमारा क्या है? तो ग्रामीण विकास योजना है, विस्तार विधि है, आधुनिक संचार विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर यानी आधुनिक संचार विधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन कह रहा है 48 क्वेश्चन कह रहा है 48वां। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी? यानी एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी होगी यानी उपयोगी सिद्ध होगी? तो वो कौन सी होगी? तो निष्पादन परीक्षण, समाज नीति साक्षात्कार, कार्य साधक दक्षता परीक्षण। तो कार्य साधक दक्षता परीक्षण इसमें कौन सी उपयोगी होगी? तो इसमें जो उपयोगी होगी वो होगी डी वाली। डी इज द राइट आंसर। कार्य साधक दक्षता परीक्षण नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व में क्या होगी? उपयोगी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? तो 49 कह रहा है कि लिंग एवं धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण हेतु संकेंद्रीय प्रवृत्ति में से कौन से मापदंड सुझाए जा सकते हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं। लिंग एवं धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति माप पूछ रहा है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछ रहा है कितनी होती हैं? वो 3 होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मीन, मीडियन और मोड।
तो तीनों ही प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, तो ये तीनों ही इसमें दी हुई हैं। तो मीन, पहला कह रहा है मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। ये सभी हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापदंड सुझाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दो चर वेरिएबल के बीच का सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक होगा यदि मूल्य बराबर है। तो दो चर हैं यानी उसे वेरिएबल कहते हैं के बीच का सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक होगा यदि मूल्य बराबर है। तो +1 -1 प्लस 0.5 तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा यानी -1 होगा। दो चर वेरिएबल के बीच का सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक होगा तो यदि मूल्य बराबर हो तो -1 होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है 51 अभिकथन यानी असर्शन कह रहा है कि खाद्योज प्रोटीन कुपोषण ए के चयापचय को प्रभावित करता है। खाद्योज प्रोटीन कुपोषण ए को के इसमें आगे दिया हुआ है, ये भी ले लो, उसके बाद पूरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है खाद्योज प्रोटीन कुपोषण ए के चयापचय को प्रभावित करता है। तो ये सही है, असर्शन हमारा सही है, अभिकथन सही है। तो ये हमारा यानी चयापचय कुपोषण ए को प्रभावित करता है। यह आंतों द्वारा विटामिन ए के शोषण को बढ़ाता है। ये आंतों द्वारा विटामिन ए के शोषण को बढ़ाता है नहीं। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायक है एवं यकृत संग्रह को भी प्रभावित करता है। क्या करता है? यकृत संग्रहण को भी प्रभावित करता है। क्या? प्रोटीन कुपोषण ए के चयापचय को प्रभावित करता है खाद्योज प्रोटीन। अच्छा, फिर इसमें यह आंतों द्वारा विटामिन ए ये आंतों द्वारा विटामिन ए चला गया फिर के शोषण को बढ़ाता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायक है। यह यकृत संग्रहण को भी प्रभावित करता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कारण इसका गलत है, रीजन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी अभिकथन कह रहा है हृदय रोग की अवस्था में मछली सेवन की सुरक्षात्मक भूमिका होती है। तो ये राइट है, पहला हमारा असर्शन है वो राइट है। कारण रीजन कह रहा है क्योंकि इसमें ओमेगा-6 बहुसंतृप्त वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है। हमारा ये भी राइट है, तो दोनों हमारे सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 अभिकथन कह रहा है रियोन वस्त्र निरंतर सिकुड़ते रहते हैं। रियोन वस्त्र निरंतर सिकुड़ते रहते हैं, तो ये सही है। रियोन के वस्त्र होते हैं तो निरंतर सिकुड़ते रहते हैं। कारण कह रहा है इसलिए सुखाते एवं प्रेस करते समय इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसलिए सुखाते एवं प्रेस करते समय इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये इतना सही नहीं है, पहला हमारा सही है और दूसरा सही नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए जिस तरह से सिट्रिक अम्ल चक्र में उत्पन्न होती है। तो निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए जिस तरह से सिट्रिक अम्ल चक्र में उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिट्रेट को लेंगे। क्या सिट्रेट, कहीं नहीं, इसमें ये कटा 2 हैं, ये भी है ये भी है, इसमें आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या लेंगे, सिट्रेट के बाद लेंगे हम सक्सिनाइल कोए, इसमें दूसरा है, इसमें चौथा है साइनोसिट्रेट। तो इसमें हम क्या लेंगे, साइनोसिट्रेट लेंगे। सिट्रेट लिया, फिर साइनोसिट्रेट लिया, पहले नंबर पे ही हुआ साइनोसिट्रेट, दूसरे नंबर पर फिर फिर क्या होगा, फिर होगा ऑक्सीग्लूटेट, क्या ऑक्सीग्लूटेट, ये तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर सक्सिनाइल कोए हो जाएंगे। तो इसमें हमने समझ लिया है, पहले हम सिट्रेट लेंगे, जब सिट्रेट अम्ल चक्र उत्पन्न करता है तब हम सीक्वेंस में लगाते हैं सिट्रेट को, फिर साइटोसिट्रेट को, फिर ऑक्सीग्लूटेट को, फिर बाद में क्या करते हैं, सक्सिनाइल कोए लगा देते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए 55, फलों के पकाने के साथ उनमें से परिवर्तन होते हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। फल जब पकाए जाते हैं उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, वो सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैक्टिनिक अम्ल देखेंगे। पैक्टिनिक अम्ल इसमें है, इसमें तो हम ऑटोमेटिकली काट देते हैं। चलिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे, दोनों में 3 दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम पैक्टिक अम्ल, पैक्टेनिक अम्ल, पैक्टिक अम्ल और पैक्टिन अम्ल। क्या है, पैक्टिन सबसे बाद में आएगा, पहले क्या देखेंगे, पैक्टिन अम्ल, पैक्टिनिक अम्ल। उसके बाद दूसरे नंबर पर पैक्टिक अम्ल, तीसरे नंबर पर प्रोपैक्टिक, तीसरे नंबर पर क्या हुआ, प्रोपैक्टिन हो जाएगा। उसके बाद सबसे बाद में पैक्टिन हो जाएगा। ये हमारा बी इज द राइट आंसर, बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 क्वेश्चन है, एक वस्त्र की सिलाई करते समय निम्नलिखित चरणों को क्रम में लगाइए। ये हमारे कहाँ ऐसे ही क्वेश्चन सेम ऐसे ही हमारे नेट में भी पूछे गए, एलटी में भी, ये एलटी का क्वेश्चन पेपर ही है। तो यहाँ पर एक वस्त्र की सिलाई करते समय सबसे निम्नलिखित चरणों को क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब वस्त्र की सिलाई करेंगे तो शरीर का नाप लेंगे, पहले सजावटी सामग्री लगाएंगे, ड्राफ्ट या एवं नमूना तैयार करेंगे, आगे का हिस्सा लगाएंगे, डार्ट या प्लेट से लगाएंगे। ये क्वेश्चन जो लोग सिलाई करते हैं वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यानी नाप लेते हैं। जिस भी व्यक्ति का वस्त्र बनाना है तो उसका नाप ले लेते हैं, चाहे उनके कपड़े द्वारा चाहे उनका खुद। तो पहले हम नाप देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे या नमूना तैयार करेंगे। ये हमने कर लिया। आगे देखते हैं, 2 हमें ऑप्शन मिल चुके हैं तो हम दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले शरीर पर क्या करेंगे, शरीर का नाप लेंगे। तो हमें आंसर तो मिल चुका है, बी इज द राइट आंसर। फिर भी हम अपने क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले शरीर का नाप लिया,
पहला हो गया। दूसरे नंबर पर हमने ड्राफ्ट या नमूना तैयार किया। तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, डार्ट या प्लेट लगाएंगे, डार्ट या प्लेट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे और पीछे का हिस्सा जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या, सजावटी सामग्री लगा देंगे, यानी 5वें नंबर पर। तो बी इज द राइट आंसर। हमें अच्छे से पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शरीर का नाप लेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डार्ट या प्लेट्स लगाएंगे। उसके बाद हम आगे और पीछे का हिस्सा जोड़ देंगे। उसके बाद हमें जो भी सजावट करना है वह हम वस्त्र में लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगाई। रंगाई करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। यानी जब हम रंगाई करते हैं वस्त्रों की, उनके चरणों में पूछ रहा है, उन चरणों को हमें सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले ट्रीटमेंट के बाद कपड़े की तैयारी, रंगों के टप की तैयारी, एग्जिट रेड्यूज एजेंट को डालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रंगों के टप की तैयारी करेंगे। क्या है कि नहीं, इसमें 2 और 1 दिया है। सबसे पहले हम करेंगे कपड़ों की तैयारी। सॉरी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कपड़ों की तैयारी कर लेंगे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना होगा, रंगों के टप की तैयारी। हमें किस, यानी बर्तन में रंगना है, उस बर्तन को लेना है। तो उस रंगने के लिए हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या लेंगे दूसरे नंबर पर, यानी टप लेंगे। क्या लेंगे, एक टप लेंगे। दूसरा हो गया। फिर क्या होगा, फिर हम चौथे नंबर पर एग्जॉटिव रेड्यूज एजेंट को डालेंगे। उसमें एग्जॉटिव रेड्यूसिंग एजेंट को डालेंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट के बाद हम वस्त्रों को उसमें डाल देंगे रंगाई के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर हमारे यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे से। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए। पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाओं को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था, मोटर अवस्था, ऑपरेशन अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम अपने कुछ आंसर भी रख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोटर अवस्था लेंगे। मोटर अवस्था किसमें है, दूसरा, और किसी में है ही नहीं, बी वाला, यानी ए वाला सही है। तो ए इज द राइट आंसर। तो हम अपने देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले ये आएगा मोटर अवस्था, दूसरे नंबर पर ऑपरेशन अवस्था, क्या ऑपरेशन अवस्था, तीसरे नंबर पर कंक्रीट आ जाएगा, चौथे नंबर पर हमारा फॉर्मल आ जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस में लग गया, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 59। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय निम्नलिखित को सही क्रम में लिखिए। यानी जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको हमें सही क्रम में लिखना है। ये हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें देखिए इसके ऑप्शन भी रख लेते हैं तो सही से समझ में आ जाएगा। देखिए इसे हम यहाँ रख लेते हैं। 59 क्वेश्चन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, पहला और चौथा। परिणाम परिचय, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिचय देंगे।
परिचय के बाद कहीं भी जाते हैं तो हम परिचय लेते हैं या देते हैं। उसके बाद हमें उसके उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य को पूछेंगे। तो हमें कौन सा आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है, या तीसरा है, यहाँ पर पहला है। तो सी इज द राइट आंसर, सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। बट एक बार हम फिर से इसे पूरा हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले परिचय देना है, कौन कहाँ का है क्या है। तो परिचय के बाद हम उन्हें किस कार्य के लिए गए, उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को बताएंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, सॉरी ये भी सी वाला ही है, हाँ साहित्य पुनरावलोकन, सॉरी गलत बता दिया है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, परिचय, फिर साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे। क्या करेंगे, साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उद्देश्य को देखेंगे, पहला दूसरा। देखिए अभी रुकिए, पहला हो गया ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, विधि देखेंगे, इसकी क्या विधि है करने की। तो उसके बाद हम परिणाम और निष्कर्ष निकालेंगे। उसके बाद हम संदर्भ सूची तैयार करेंगे। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या कहीं जाएंगे तो परिचय लेंगे या देंगे। उसके बाद साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे। उसके बाद उसका उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य के बाद हम विधि को देखेंगे। विधि के बाद हम परिणाम और निष्कर्ष निकालेंगे। उसके बाद हम संदर्भ सूची तैयार कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए टेक्सटाइल से पूछा गया है, वस्त्र विज्ञान से। तो यहाँ पर हम देखते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ऊन और रेशम, ऊन और रेशम के लिए कौन से रंग मॉडर्न यानी कौन से रंग उपयोगी हैं। तो ऊन और रेशम के लिए हमारे कौन से अम्लीय रंग उपयोगी हैं। एक्रिलिक के लिए क्या है, एक्रिलिक के लिए हमारा मॉडिफाइड बेसिक रंग उपयोगी है। पॉलिस्टर एवं नायलॉन के लिए डिस्पर्स रंजक उपयोगी हैं, और सूत के लिए प्रत्यक्ष रंजक उपयोगी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 में, वो हमारा कौन सा होगा, इसमें देख लेते हैं। ए इज द राइट आंसर, ए वाला हमारा क्या सही हो जाएगा। नीचे नहीं आ रहा सर, पहले का चौथा अम्ल रंग, पहले का चौथा कहीं नहीं है, यहीं है, तो हमें मिल चुका है। एक्रिलिक मॉडिफाइड बेसिक रंग, पॉलिस्टर एवं नायलॉन ये डिस्पर्स रंग है, सूत हमारा प्रत्यक्ष रंग से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाई है। बंडूरा, इरेक्शन, हेड स्टार्ट या क्रोध। इसमें बड़ा है क्वेश्चन, देखिए हमें कैसे हल करें भाई। दूसरे उस पर नहीं हो पाएगा क्या, हाँ क्या हो गया। क्या 70 ये क्या क्या है। चलिए
सॉरी, कौन से क्वेश्चन पर थे अपने लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। सबसे पहले बंडूरा को देखते हैं। बंडूरा क्या कहते हैं? बंडूरा ने क्या दिया है? तीन ही है। बंडूरा ने दिया है रोल मॉडल। क्या दिया है? रोल मॉडल। रोल मॉडल दिया है पहले का, तीसरा होगा। उसके बाद इरेक रैक्सन ने क्या दिया है? विश्वास अविश्वास, पहला हो जाएगा। चलिए, हेड स्टार्ट ने क्या दिया है? हेड स्टार्ट ने कहा है प्रारंभिक हस्तक्षेप। तीन ही है इसमें तो है, और कहाँ है? और है नहीं। सॉरी, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, आधा है। यहाँ पर सही से आया नहीं। सामुदायिक खाद्य का समझ में नहीं आ रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की निगरानी है व्यक्ति की। चलिए मैं बोल देती हूँ। ये सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की निगरानी है व्यक्ति की या समाज की या सरकार की या सभी की। तो ये सभी की है। अगला है, भारत में विभिन्न बीमारियों को फैलने के कारण हैं। गरीबी है, जनगणना वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है या रूढ़वादिता, ये सभी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कारण है मद्यपान और ये धूम्रपान, ये सभी। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है रोजगार में कमी, महंगाई बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पोषण न्यूनता जनित नहीं है? पोषण न्यूनता जनित नहीं है। तो अस्थि मृदता मतलब कैल्शियम की कमी से हो जाता है, और ये अंधता विटामिन ए की कमी से, रक्त अल्पता यानी आयरन की कमी से, जो हैजा है वो कोई बीमारी न्यूनतम जनित पोषण से नहीं होता है। 75 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग संक्रामक है? कौन सा रंग संक्रामक है? मधुमेह, पेप्टिक कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, पेप्टिक अल्सर, डिप्थीरिया, हृदय रोग। तो ये सभी हमारे संक्रामक नहीं है। डिप्थीरिया है वो हमारा संक्रामक रोग है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत सबसे पहले हुई कहाँ पर? विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई? तो केरल में हुई, मुंबई में हुई, पटना में हुई, बड़ोदरा में हुई। तो ये कहाँ हुई? बड़ोदरा में सबसे पहले हुई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत। 77 विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की शुभारंभ हुआ। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ 1945 में, 1909 में या 1919 में या 1907 में। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही हो जाएगा। 1909 में इसका प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, शुभारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में बच्चों का मानसिक समायोजन करना पड़ता है, भौतिक समायोजन करना पड़ता है। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही करने पड़ते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल स्वास्थ्य कमेटी, स्कूल हेल्थ कमेटी ने 1961 में उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन के लिए प्रस्तावना दी है। तो कितने की प्रस्तावना दी है? तो ये दी है 5 एकड़ भूमि की
10 एकड़ भूमि की, 15 एकड़ भूमि की या 20 एकड़ भूमि की। तो जो प्रस्तावना दी है ये दी है 10 एकड़ भूमि की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय भवन के बरामदे की चौड़ाई होनी चाहिए कितनी? 4 से 6 फीट, 6 से 8 फीट, 8 से 10 फीट, 10 से 12 फीट। तो विद्यालय भवन के बरामदे की चौड़ाई होनी चाहिए वो 6 से 8 फीट होनी चाहिए। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय में 100 बच्चों के बीच होना चाहिए 1 शौचालय, 2 शौचालय, 4 शौचालय या 3 शौचालय। विद्यालय में 100 बच्चों के बीच 1 शौचालय होना चाहिए। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है या फिर धुतला कौन सा हुआ अभी? 81। तो 81 से ऊपर देख लेते हैं। ये रहा, ये हो गया 81। 82 को देखते हैं। 82 क्वेश्चन है हमारा, बालकों को विद्यालय में पढ़ने के लिए डेस्क की चौड़ाई होनी चाहिए। डेस्क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 या 15 से 18, 18 से 20, यानी 13 से 15। यानी डेस्क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो बी इज द राइट आंसर। 15 से 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉरी, इंच में दिया है। 15 से 18 इंच होना चाहिए। विद्यालय में 60 बच्चों के बीच होना चाहिए। 1 मूत्राशय, 2 मूत्राशय, 3 मूत्राशय, इनमें से कोई नहीं। तो 60 बच्चों के बीच 1 मूत्राशय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम करना, स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना, उपयुक्त दोनों। तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य ये दोनों होगा। सी इज द राइट आंसर। सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या है? मध्यकालीन भोजन दिया जाता है। मध्यकालीन भोजन दिया जाता है जिसे हम मिड डे मील भोजन कहते हैं। वो जो सरकारी स्कूलों में दिया जाता है 1 से 8 तक ये सुविधा लागू है। तो विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को, तो इसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को दिया जाता है, न कि महाविद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को। ए इज द राइट आंसर। ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं। व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, समूह संपर्क द्वारा, जनसंपर्क द्वारा, उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। जो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं व्यक्तिगत संपर्क द्वारा भी होती हैं और समूह संपर्क, जनसंपर्क, इन सभी के द्वारा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? तो परिवार नियोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, उपयुक्त सभी। जब सामुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति हम चाहेंगे तो हमें दोनों चीज़ की आवश्यकता होगी, परिवार नियोजन की भी और स्वास्थ्य शिक्षा की भी। सी इज द राइट आंसर। सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है, उपभोक्ता को अधिकार दिए हैं। तो उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? तो उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार मिला है, चयन का मिला है या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार मिला है। उपभोक्ता को मुख्यतः यानी 4 अधिकार मुख्यतः हैं, वैसे 6 अधिकार दिए गए हैं जो हमारी NCERT कहती है। तो इसमें हमारे जो 3 हैं जो उपभोक्ता अधिकार में दिए गए हैं, तो तीनों हमारे सही होंगे। डी इज द राइट आंसर। सुरक्षा का अधिकार, चयन का, क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 89। वस्तु को क्रय करते समय ध्यान देना चाहिए। जब हम वस्तु को खरीदते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें सबसे पहले क्या गारंटी कार्ड पर क्या होना चाहिए? गारंटी कार्ड पर प्रमाणित चिन्ह पर, यानी किस पर? गारंटी कार्ड पर देखना चाहिए गारंटी का कार्ड है या नहीं।
प्रमाणित चिन्ह इस पर हैं या नहीं, सही माप तौल दे रहा है ये विक्रेता या कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ये सभी हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी हम उपभोक्ता हैं, जो हम खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणीकरण के चिन्ह का उपयोग करके निर्माता क्या करते हैं? प्रमाणीकरण का चिन्ह उपयोग करके वस्त्रों की बिक्री बढ़ा सकता है। हाँ, बढ़ा सकता है। जब एक विक्रेता प्रमाणित चिन्ह दिखाएगा तो वस्तु की बिक्री बढ़ेगी। उसके बाद वस्तु की गुणवत्ता एवं उत्तमता में वृद्धि कर सकता है। जब प्रमाणित चिन्ह होगा तो गुणवत्ता उत्तमता तो वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद विक्रेता को संतुष्ट भी कर सकता है। जी हाँ, विक्रेता को संतुष्ट भी कर सकता है। ये सभी इसके जो प्रमाणित चिन्ह का उपयोग करके निर्माता को सभी ये उसके लिए सही है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंक एवं टर्निंग बोर्ड है। सिंक एवं टर्निंग बोर्ड क्या है? धुलाई संबंधित उपकरण है, सुखाने संबंधित उपकरण है, इस्त्री करने संबंधित उपकरण है, चयन संचय संबंधी उपकरण है। तो ये क्या है? सिंक एवं टर्निंग बोर्ड ये धुलाई संबंधित उपकरण है। बी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सक्शन वॉशर की धुलाई की जाती है। सक्शन वॉशर से धुलाई की जाती है किसकी? इस सक्शन वॉशर मोटा सा एक लकड़ी का दाता होता है, उससे क्या धोते हैं? हम मोटे वस्त्रों को धुलते हैं। तो इसमें क्या, मोटे रुझ एवं भारी वस्त्र की धुलाई, नरम कोमल सूक्ष्म रचना के रेशमी वस्त्रों की धुलाई नहीं। ये या प्रयुक्त दोनों ए और बी, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। मोटे रुझ एवं भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है सक्शन वॉशर से। अगला क्वेश्चन है 93, बेलनाकार वॉशिंग मशीन उपयुक्त है किसके लिए? व्यापारिक धुलाई की दुकानों के लिए, घरेलू उपभोक्ता के लिए, प्रयुक्त दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। बेलनाकार वॉशिंग मशीन किसके लिए? व्यापारिक धुलाई के लिए उपयोगी है। यहाँ फिर आगे ऐसे चलिए, एक क्वेश्चन है देख लेते हैं प्लीज। 94, सफ़ेद सूती वस्त्र को धूप में सुखाने से क्या गंदा एवं मटमैला हो जाता है? पीलापन लिए भूरा होता है, सफ़ेदी एवं चमक बढ़ जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक सफ़ेद वस्त्र धूप में सुखाने से, तो ये क्या कह रहा है? इसमें जो सी वाला है राइट हो जाएगा, सफ़ेदी एवं चमक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि इसे धूप में डाले ही रहो, मतलब सुखाने की बात कर रहा है कि धूप में सुखाने से इसमें सफ़ेदी और चमक बढ़ जाती है। इसमें ये नहीं है कि सुबह से शाम 2-3 दिन तक डाले रहो तो इसमें सफ़ेदी बढ़ जाएगी, चमक बढ़ जाएगी, ये नहीं। गंदा मटमैला भी नहीं होगा इसमें, फिर यानी पीलापन लिए भूरा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, अधिक देर तक धूप में पड़ा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 सॉरी, ये क्या हुआ, कहाँ गया कहाँ गया भाई? 95 घुमावदार प्रेस एवं प्लेट आयरन मशीन को उपयोग किया जाता है। और घुमावदार प्रेस तथा प्लेट आयरन मशीन का उपयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? घरेलू स्तर पर इस्त्री करने पर, व्यवसायिक स्तर पर इस्त्री करने पर, उपयुक्त दोनों। तो इसका जो उपयोग किया जाता है व्यवसायिक स्तर पर प्रेस करने के लिए, जो घुमावदार प्रेस एवं प्लेट्स आयरन मशीन का। अगला क्वेश्चन है
अलंग गंदगी है। अलंग गंदगी है ऊपर की ऊपरी सतह पर धूलकण मिट्टी बालू आदि लग जाने के कारण वस्त्र के रेशों के भीतर तक चिकनाई के साथ गंदगी लग जाने के कारण उपयुक्त दोनों। तो जो अलंग गंदगी है वो इज द राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्र की ऊपरी सतह पर धूलकण मिट्टी बालू आदि लग जाने के कारण अलंग गंदगी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। वस्त्रों की धुलाई के मुख्य उद्देश्य हैं क्या हैं? तो वस्त्रों को धूल कणों मिट्टी एवं चिकनाई युक्त गंदगी में मुक्त करना, धुले हुए वस्त्रों को नवीन रूप प्रदान करना, उपयुक्त दोनों। धुले हुए वस्त्रों को क्या नवीन रूप प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। सी वाला सही हो जाएगा। दोनों के दोनों ही होंगे। वस्त्रों को धूलकण मिट्टी चिकनाई गंदगी से मुक्त करना है और धुले हुए वस्त्रों को नवीनता प्रदान करनी है। सक्शन वॉशर से धुलाई की जाती है तो दबाव डालकर, घर्षण द्वारा, गूंथने एवं निचोड़ने द्वारा, उपयुक्त सभी। सक्शन वॉशर से क्या किया जाता है? दबाव डालकर यानी ऊपर से पीट पीट कर वस्त्र को धोया जाता है। अगला क्वेश्चन है 99। अभी हमारे 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते समय अंकित चिन्ह से अधिक पानी नहीं डालना चाहिए। सही है, ये नहीं डालना चाहिए। मशीन को बिना पानी के नहीं चलाना चाहिए। रंगीन एवं श्वेत वस्त्रों को अलग अलग डालने चाहिए। ये हमारे सभी प्रयोग करते समय सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। नम करना, डिपिंग, डंपिंग आवश्यक होता है। सूती एवं लीलन वस्त्रों पर, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों पर, रियोन वस्त्रों पर, ताप सुनम्य वस्त्रों पर। तो ये सूती एवं लीलन वस्त्रों पर ये अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से हल करते हैं। कैलेंडरिंग द्वारा वस्त्र का पुष्टिकरण किया जाता है। घरों में वस्त्र बहुत स्तर पर, व्यापारिक लॉन्ड्री में। तो ये बी इज द राइट आंसर। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांड लगे सूती वस्त्रों पर क्या जीवाणु लग जाते हैं, फफूंदी लग जाती है, कीड़े खा जाते हैं, उपयुक्त सभी। तो मांड लगे सूती वस्त्रों पर ये सभी हो जाते हैं। तो ये डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। वस्त्रों के सभी भागों पर गंदगी की मात्रा एक जैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, उपयुक्त यानी ए और बी दोनों। तो भिन्न भिन्न होती है, एक जैसी नहीं होती है। जो वस्त्रों पर सभी भागों में गंदगी की मात्रा है वो भिन्न भिन्न होती है। संलग्न गंदगी है। संलग्न गंदगी है केवल स्वच्छ पानी में खंगालने पर दूर हो जाती है। शोधक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, झटके से दूर हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसमें संलग्न गंदगी मतलब यानी कपड़े को पकड़ लेना, बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा हो जाता है जैसे कि, तो उसमें उसे छुटाने के लिए, हमें साफ करने के लिए शोधक पदार्थों की आवश्यकता पड़ जाती है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। धातु के बटन को काला कर देता है क्या? साबुन, सोडा, ऑक्जेलिक अम्ल या सभी। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो धातु के बटन को क्या कर देता है? काला कर देता है। अगला क्वेश्चन है 106। ऊनी वस्त्रों को अलगनी पर फैलाकर सुखाया जाना चाहिए। यहाँ सुखाने की बात कर रहा है कि या खूंटी पर लटकाकर सुखाया जाना चाहिए, या फिर हैंगर पर लटकाकर सुखाया जाना चाहिए, या फिर समतल स्थान पर पूर्व में बने ड्राफ्टिंग पर रखकर सुखाया जाना चाहिए। हमें ऊनी वस्त्रों को कैसे सुखाया जाना चाहिए? समतल स्थान पर पूर्व में बने ड्राफ्टिंग पर रखकर सुखाया जाना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साबुन का अधिक एवं शीघ्र झाग बनता है। साबुन का अधिक
एवं शीघ्र झाग कैसे बनता है? कठोर जल में, मृदु जल में, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो मृदु जल में अच्छा बनता है। सबसे शुद्ध जल होता है नदी का, वर्षा का, समुद्र का, कुएं का। तो वर्षा का हमारा सबसे शुद्ध जल होता है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समय अधिक होने जा रहा है। तो अभी जल की अस्थायी कठोरता होती है। जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड घुले होने के कारण, और जल में कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण ये सभी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, प्लीज के रहना, थोड़ा और देख लेते हैं। ओहो, अरे भाई जल्दी आ जा। पंप्यूटेट कहते हैं किसे? तो सोडियम तथा एल्युमिनियम के मिश्रण सिलिकेट को, कैल्शियम तथा सोडियम के मिश्रण सिलिकेट को, सोडियम तथा बेरियम के मिश्रण सिलिकेट को कहते हैं। पंप्यूटेट किसे कहते हैं? पंप्यूटेट कहते हैं उसे जो सोडियम एल्युमिनियम के मिश्रण सिलिकेट को पंप्यूटेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू स्तर पर जल को मृदु बनाने के लिए क्या करना चाहिए? घरेलू स्तर पर हमें जल को मृदु बनाना है तो क्या करना चाहिए? सोडा एस विधि का प्रयोग करना चाहिए, अमोनिया का घोल डालना चाहिए, कास्टिक सोडा का उपयोग करना चाहिए। ये सभी यानी ये करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जल का अणुसूत्र H2O 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 तो इसका H2O जल का अणुसूत्र है। लार्ड है प्राणिज वसा, वानस्पतिक वसा, इनमें से दोनों। तो लार्ड क्या है? लार्ड एक प्राणिज वसा है। ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारा साबुन निर्माण में मुख्य चरण होते हैं। तो साबुन निर्माण में मुख्य चरण कितने? 2 होते हैं। ए इज द राइट आंसर। ठंडी विधि से तैयार साबुन मृदु एवं नरम होता है, में कम समय में श्रम लगता है, समय एवं श्रम लगता है। तो इसमें जो दोनों ही होते हैं, ठंडी विधि से तैयार साबुन मृदु एवं नरम भी होगा, एक कम समय में मिश्रित इसमें कम समय एवं श्रम लगता है। दोनों ये राइट हो जाएंगे, सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्म विधि से तैयार साबुन है तो कठोर होता है, मृदु ओहो 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं महाराज। गर्म विधि से तैयार साबुन कठोर होता है, मृदु नरम होता है। तो ये गर्म विधि से तैयार साबुन कैसा होता है? ये एक कठोर होता है। ये इज द राइट आंसर। अगला, द्रावण साबुन के निर्माण है हल्के क्षार एवं ग्रीस के घोल का उपयोग करना। इसका हल्के क्षार एवं ग्रीस के घोल का उपयोग करना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेहूं के चोकर का सत्व बढ़िया प्रकार का शोधक पदार्थ है। क्या है? साधारण प्रकार का शोधक प्रकार है। तो गेहूं के चोकर का सत्व क्या है? तो ये एक साधारण प्रकार का शोधक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार के अपमार्जन हैं, क्षार रहित, वसा रहित, कठोर, जल में क्रियाशील नहीं होते। ये सभी
उत्तम प्रकार के अपमार्जक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक विरंजक हैं सूर्य प्रकाश, खुली हवा एवं हरी घास, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम परमांगनेट, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सूर्य प्रकाश, खुली हवा एवं हरी घास, ये सभी इसका ए रहे हमारे 120 क्वेश्चन। इससे पहले हम 2 क्लासें और दे चुके हैं इसी मॉडल पेपर की, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा तो अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम ऐसे ही मॉडल पेपर के साथ अगली यानी क्लास में। थैंक यू।